गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए तो एज़ यूजुअल शुरू करते हैं हम लोग आज का ऑनलाइन क्लास विथ वर्ड्स ऑफ द डे के साथ। वर्ड्स ऑफ द डे जो हम 5 वर्ड्स रोज़ पढ़ते हैं। चलिए तो आज मेरी आवाज़ थोड़ी गड़बड़ है क्योंकि मेरी भी थोड़ी सी तबीयत नासाज है। चलिए खैर एनीवे चलते हैं। सबसे पहला ट्रिपल स्टार के साथ पहला वर्ड है शैश। शैश मीन्स फीता, समझ रहे हैं। दुपट्टा, कमरबंद, पेटी। ट्रिपल स्टार है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। पता है आप लोगों को ट्रिपल स्टार का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले तो आ जाइए कमरबंद और पेटी। कमरबंद किसको कहते हैं? एक्चुअली बेल्ट को हम लोग कहते हैं कमरबंद, ठीक है। तो ये वैसा बेल्ट नहीं है ना, ये कह लीजिए आपका जो लड़कियों के फ्रॉक वगैरह होते हैं उसमें जो बीच का बांधने वाला होता है, या गाउन वगैरह उसमें जो बीच का बांधने वाला। वैसे ऑनलाइन क्लास का एक फ़ायदा है कि इसकी पिक्चर मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ। वैसे तो एक पिक्चर में वो सभी बच्चों को सेपरेट दिखाना मुश्किल था, अभी आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ये जो फ्रॉक में जो लगा हुआ है, ये बीच में ये बांधने का काम आता है, तो वो भी एक तरह का बेल्ट है, इसलिए इसका भी नाम कमरबंद या पेटी के रूप में हम जानते हैं। एक बट नॉट द लिस्ट, ये तो खैर नहीं पता है। दूसरा ज़रा सा पूछ लीजिएगा, ये अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये देख रहे हैं ना, ये लड़की के जो ऐसे है, ये आपको कई जगह मिलेगा। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स वगैरह चुनी जाती हैं या कोई भी, तो उसमें इस प्रकार का जो है वो सैश पहनाया जाता है। इसकी हिंदी वहाँ पर की नहीं, इसीलिए एक बार दोबारा चलिएगा। ये फीता या दुपट्टा शब्द जो है, दुपट्टा तो दूसरे तरह का होगा, लेकिन दुपट्टा भी ऐसे बांध सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं। बट बाकी इसकी सही पूछिए तो कोई हिंदी होगी नहीं इस सैश का। यही नहीं, इसके अलावा आप देखते होंगे डीएम साहब वगैरह जाते होंगे तो उनके साथ जो अर्दली होता है वो ऐसे वाइट कपड़ों पे वो रेड कलर का ऐसा ही पहना रहता है, वो सैश है। तो इम्पोर्टेंट वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ़नल। फ़नल क्या है? तो फ़नल, इसको फ़नल फ्यूनल ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे, साइंस में आपने निश्चित पढ़ा होगा। फ़नल मीन्स कीप होता है। कीप यदि हिंदी ऐसे पूछा जाए, फ़नल तो नहीं पता, कीप तो नहीं पता, आप समझ गए होंगे। जब मैंने कहा नहीं समझा तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये कीप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अपने रीजनल लैंग्वेज में, देहाती भाषा में, गाँव की भाषा में टीप, जिससे क्या करते हैं तो मिट्टी तेल वगैरह जो है एक जगह उससे दूसरे में डालते हैं। हालांकि अब तो लालटेन का युग समाप्त हो गया, नहीं तो उसमें डालने के लिए खासकर इसका यूज ज़रूर होता था। लैंप में तो थोड़ा सा बड़ा भी रहता था तो डायरेक्ट भी डाल लेते थे, लेकिन लालटेन में इसी से, तो लालटेन का ज़माना गया, कीप भी अब न के बराबर यूज़ में है। खैर एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जलेबी, ये देखिएगा यहाँ पर मैंने टिक मारा है, क्यों? क्योंकि यही जलेबी की इंग्लिश सर ये जलेबी ही होती है, कोई इंग्लिश नहीं। आपको कई बार समोसे का, जलेबी का आएगा, वैसे मैं चर्चा उसकी भी कर देता हूँ। यहाँ पर आपको अभी दिख रहा होगा मैंने इसको क्रॉस कर दिया है। ये फ़नल केक मीन्स आपको मिलेगा पढ़ने को कि जलेबी होता है। भाई साहब फ़नल केक है, यानी वो चीज़ कुछ उस टाइप का हमारा जलेबी टाइप का रहता है, लेकिन हम लोग जैसे कपड़ों में या किसी डब्बे में डाल के आपने देखा होगा हलवाई को वो जलेबी बनाते हुए, वैसा नहीं बना करके वो लोग कीप जो होता है, वही फ़नल जो होता है उसमें डाल करके और जो है वो बनाते हैं। एग्जैक्ट वैसा नहीं होता, उसके जैसा मिलता जुलता है। जैसे ब्रेड मीन्स रोटी कहते हैं, वो ब्रेड कुछ और खाते हैं, हम रोटी कुछ और खाते हैं। इसकी चर्चा मैं कई बार कर चुका। तो ये फ़नल केक अभी आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, ये डिफरेंट है देखने में, भले ही ऐसा गोल, अभी वो एक में जो एक पिक्चर में जो वो लिया हुआ है वो उससे चापे हुआ है तो वो है ठीक है उस तरह, लेकिन आप गौर से देखिए, इसको जूम करके स्क्रीनशॉट लेकर के उस तरह का वैसे गोल गोल टाइप से नहीं है, बस डालते जाना है ना। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। हम लोग जलेबी के अच्छे अच्छे जगहों में, आप इंग्लिश चैनल वगैरह पे जाएंगे, न्यूज़ चैनल पे, वहाँ पर भी जलेबी को जलेबी ही कहा जाता है ना। और वैसे तो कुछ भी बना सकते हैं। मैं अपने बच्चों से कई बार कोचिंग में पूछता हूँ। अच्छा आप लोगों को एक बात तो बता दूँ, पता नहीं ऑनलाइन को मैं तो समझता हूँ जितना मैं कोचिंग में पढ़ाता था उससे कहीं भी कम नहीं है, ये उससे थोड़ा ज़्यादा ही है। बट मैं देख रहा हूँ हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको नहीं देख पा रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं देखते हैं। नेट का प्रॉब्लम है या इंटरेस्ट होता है बंद रहने में। जब गर्मियों की छुट्टी होती है तो लोग सोचते हैं स्कूल में 4-6 घंटा समय दे देते हैं और उसके अलावा भी 4 घंटा घर पे पढ़ लेते हैं। लेकिन मैंने देखा है गर्मी की छुट्टी हो गया पिछले लॉकडाउन में कि जब छुट्टी है तो वो 6 घंटा स्कूल का बचता है, उसका आधा भी नहीं यूज़ होता। आ रही है तो मतलब तो यही वाली बात है। बट ऐसा कुछ है नहीं, सही पूछेंगे तो पढ़ना चाहिए। हाँ तो मैं अपने बता रहा था, मतलब 20-22 व्यूज़ ही आती है, जबकि आपको पता है बोचा में लगभग 30+ स्टूडेंट्स हैं, बालूघाट में लगभग अराउंड जो है 7-8 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह से मतलब मान लीजिए अराउंड 40 है, तो उसमें कम से कम 40 क्या हो तो 50 होना चाहिए, क्योंकि 2-4 लोग ऑनलाइन देखते होंगे और ये लोग भी रिपीट करके यदि 1-2 बार देखें
लेकिन खैर एनीवे चलिए कोई बात नहीं है, वो इस आपदा को अवसर में उठाना चाहिए, मोदी जी ने कहा, बट उसका लोग आजकल आपदा को अवसर में कुछ और तरीके से बदल रहे हैं, कालाबाजारी करके बाकी लोग, और हमारे विद्यार्थीगण जो है वो काम चोरी कर रहे हैं, आपदा का अवसर उठा रहे हैं, खूब आराम कर रहे हैं, खूब मोबाइल देख रहे हैं, बट यूज़ की चीज़ नहीं। एनीवे जो आप समय एक बार बीत जाएगा वो नहीं आएगा, इसलिए अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करें कि नहीं वो क्लास को रेगुलर देखे, किसी दिन छूट जाए तो अच्छा तो है, लिंक है 2 दिन 3 दिन का भी देख ले, बट इवन की रिपीट भी कर ले। जैसे कल वाला था वो बिहार बोर्ड का, उसमें मैंने पोम पढ़ाया था, तो उसको क्या है, उस वीडियो को 2-3 बार भी देखा जा सकता है। हाँ, तो फरल केक से याद आया, चलिए आप लोग तो कमेंट भी, मैं ये इसलिए ऑनलाइन की बात करने लगा कि कमेंट भी नहीं करते, अन्यथा बताइए क्या आप में से किसी ने डंग केक खाया है, डंग केक। तो मैं बच्चों को बताता रहता हूँ, वर्ड मीनिंग सेक्टर में भी आगे आएगा, बट वहाँ पर मैं ये कहता रहता हूँ कि कोई आपसे पूछे डंग केक खाओगे तो सोचेगा यार, अब पता रहेगा मीनिंग तो ठीक है, नहीं तो समझ रहे हैं ना। वैसे हमारे विद्यार्थियों को मालूम होगा जो पहले से पढ़े डंग केक, तो वो केक में वहाँ जो है वो होता है कुपला गोईठा, जिसको कहते हैं गोबर से जो बनता है, डंग मीन्स गोबर, उसी का बना केक। तो ऐसा नहीं कुछ भी है हम ऐसा कर लें। चलिए ये लास्ट का है एक वर्ड, ये आपको अभी कई बार आएगा जब आप पढ़ेंगे, तो स्पोक, ये V2 ऑफ स्पीक होता है, स्पीक स्पोक स्पोकन, यानी जिसका मीनिंग बोला हो गया एक। दूसरा तीली, पहिए का आरा अक्षर, जी हाँ, है ना, यानी कहने का मतलब है वो जो बाईसाइकिल आपकी होती है, जो साइकिल होती है, उसके पहिए में जो लगा रहता है, जिसको हम लोग स्कोप कहते हैं ना जी, स्कोप बिल्कुल नहीं होता है, स्कोप कुछ और वर्ड होता है। ये वर्ड हालांकि मैं स्कोप जिस दिन लिखवाऊंगा उस दिन फिर लिखवाऊंगा, साल में इस वर्ड को मैं कम से कम 3 बार लिखवाता हूँ, ताकि आप लोग कम से कम ये ना कहे कि मतलब वो साइकिल का स्कोप टूटा। ठीक है, आप मिस्त्री के पास जाओ, आप वैसी भाषा का प्रयोग करो, बट आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी सीढ़ी का डंडा कौन सा, स्टेयर वाला नहीं, स्टेयर कहते हैं जो छत में रहता है, ये जो ऐसा करके बाँस का या किसी चीज़ का जो बनाते हैं, तो इसमें जो इस प्रकार का जो ये पार्ट है, इसको भी हम लोग स्पोक कहेंगे। और 15 अगस्त 26 जनवरी में आपको जो है वो कहा जाता है हमारा जो राष्ट्रीय झंडा के बारे में, तो उसमें क्या रहता है, देयर आर 24 स्पोक्स, है ना, इन आवर नेशनल चक्र, यानी हमारा जो राष्ट्रीय चक्र है उसमें 24 वो स्पोक्स है, वही आरा तीली कह लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आज का वर्ड मीनिंग हमारा समाप्त होता है। ये जो मैंने होमवर्क में दिया था कल शाम को आपके पास गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपने बनाया होगा, तो इसको अब चलिए जान लेते हैं इसमें क्या क्या छांटना है। तो 3 ही चीज़ छांटना है, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ये ध्यान रखेंगे, इसको इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ेंगे, इंटेरो या इंटरो पढ़ेंगे। तो 3 ही है ना, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। बाकी यदि रहेगा तो हमें उसको छोड़ देना है, उसको नहीं लेना है, हमें ये 3 ही बताना है। बाकी लास्ट की एक्सरसाइज में आएंगे तो वहाँ पर आपको ये रहेगा कि मतलब और ऑल काइंड्स छाटिए, तब हम करेंगे। चलिए, तो पहला में जैसा कि आप देख सकते हैं हु होगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वाक्य के शुरू में हम लोगों ने चर्चा कर ही ली थी, कल पढ़ा ही था, तो ये जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और हु है, लेकिन आप सबको मालूम है ये बीच में है, इसका मीनिंग होगा दिस इज़ द बॉय, या वही लड़का है जो, है ना, या जिसने हैज स्टोलन माई पेन, मेरी कलम चुरा लिए, तो ज से इसका उच्चारण है। यहाँ पर हु इज़ देयर, कौन है वहाँ, क से उच्चारण था, ये सब डिफरेंस मैंने बताया हुआ। रिलेटिव प्रोनाउन बीच में आता है, जबकि इंटेरोगेटिव शुरू में आता है। इसके हिंदी मीनिंग की शुरुआत क से होती है, जबकि इसके हिंदी मीनिंग की शुरुआत ज से होती है। तो यह क्या है, तो यह रिलेटिव प्रोनाउन है। फिर 3 में हुम हो जाएगा। हुम क्यों होगा, तो क्योंकि यहाँ पर क्या होगा मीन्स की, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क है। फिर 4th नंबर में हुम है, लेकिन ये बीच में, इसलिए आप समझ गए होंगे ये रिलेटिव प्रोनाउन है ना, बीच में जो रहेगा वह जनरली रिलेटिव प्रोनाउन होता है। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं 5 नंबर में, दिस इज़ द बॉय दैट। तो दैट तो आपको पता था, बीच में दैट केवल एक ही होता है। दैट जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में एक ही डिफरेंस था कि दैट जो है सो नहीं था, अन्यथा WH वाला 4-5 वर्ड दोनों में था। ये हो जाएगा आपको रिलेटिव प्रोनाउन दैट। इसके बाद 6 में भी वही है, दैट है यहाँ पर, निश्चित रूप से यह भी जो है रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। फिर यहाँ पर दैट जो है वह भी जो है आपको रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसका मीनिंग ज़रा समझ लीजिए, फेसबुक में आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर, खैर थोड़ी सी कम कर रही है, बट जितना है अब
वो तो है ना कि अनईजी लाइज द हेड, यानी उस सिर में अनईजी बेचैनी होती है, दैट वेयर्स ए क्राउन, जो मुकुट पहनता है, यानी जो देश चलाता है, राज्य चलाता है, शहर चलाता है। हम सबको लगता है आईएएस की नौकरी बहुत अच्छी है, डीएम साहब की नौकरी बड़ी अच्छी है, चलो नेताओं की बात छोड़ ले, लेकिन क्या है, वो क्राउन है, पूरे ज़िले का ताज उनके ऊपर है। तो क्या है, कभी भी 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, कभी ये नहीं है कि हम ज़रूरत आ जाए फ़ोन आ जाए, कभी कोई नेता आ रहे हैं, कोई मंत्री आ रहे हैं, कभी कोई क्राइम की बात हो रही है, कभी कुछ है, तो 24 आवर जो है हम छुट्टियों में जो है आराम से लेट सकते हैं, बट उनको जो है ड्यूटी करनी है। तो वही बात है। चलिए 8 नंबर में वेयर द, तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर दैट जो हो गया वो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। 8 नंबर में यहाँ पर हु बीच में है, आप समझ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और मैंने बताया था कि ये है यहाँ पर फिर जो है एक क्वेश्चन मार्क मिसिंग है, तो यहाँ पर वेयर है शुरू में, इसलिए यह इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, जबकि हु जो है वो बीच में है, इसलिए वह रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। 9 में हुम जो है वो आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, और 10 में जो भी आपको हु जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये समाप्त हो गया। कल ऐसा ही यही तीनों फिर 10 और छांटने रहेंगे, तो आप लोग बना करके रखें पहले से। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें निश्चित रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से, जैसा कि मैंने पिछले दिन ही बताया था, आज से हमारा शुरू हो रहा है एडजेक्टिव। ज़रा ध्यान से समझेंगे सर, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव क्या है, तो जनरली आपको यही पढ़ाया गया होगा। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। इसी को यदि हिंदी में बोले तो अर्थात एडजेक्टिव वह वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। ये आपके जूनियर ग्रामर में भी है। मैं खुद भी जूनियर ग्रामर के बहुत डेफिनेशंस को लाइक करता हूँ, मैं देता भी हूँ, बट ये आपको ये डेफिनेशन जो है वो जनरली बुक्स में है, लेकिन यह जो है बेकार का डेफिनेशन है। मैं तो इसको बेकार का डेफिनेशन कहता हूँ। कहेंगे बचपन से सर यही पढ़ते आ रहे बेकार का, बिल्कुल आप खुद बताओगे थोड़ी देर में कि हाँ ये बेकार का है कि नहीं। चलिए सेकेंड वाला पढ़ लेते हैं। क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव्स। इसी को शॉर्ट में यदि कहें अर्थात विशेषता बतलाने वाले वर्ड्स को एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है ना। तो बात वही हुआ, तो ये भी वही है, वैसा ही डेफिनेशन है, इसलिए यह भी बेकार है, बिल्कुल ही बेकार है मेरी नज़र में। तो आप कहेंगे सर ऐसा क्यों। चलिए मैं पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ आपके पास, फिर उसके बाद मैं चलता हूँ, मैं बोलता हूँ। चलो जी, आपने एडजेक्टिव का डेफिनेशन भी क्या पढ़ा होगा, तो मोटा, पतला, लंबा, है ना, फैट, थिन, पुअर, रिच, लॉन्ग, टॉल, ब्लैक, वाइट, ब्लू, नहीं पढ़ा होगा, रंग, रूप, आकार, प्रकार। चलिए जी ठीक है, आगे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को दिस पेन इज़ माइन, इसमें दिस एडजेक्टिव है, यह कलम मेरी है। यहाँ पर यह जो है वो एडजेक्टिव है, विशेषण है। बताइए तो ये क्या बतला रहा है। यह माने इशारा बता रहा है कि विशेषता बतला रहा है। निश्चित आपका जवाब होगा इशारा बता रहा है। मैं पूछूं व्हाट क्लास डू यू रीड इन, किस कक्षा में आप पढ़ते हैं, यहाँ जो व्हाट है ये एडजेक्टिव है। ये प्रश्न पूछ रहा है कि आपको जो है विशेषता बतला रहा है। निश्चित रूप से आपका जवाब होगा कि ये प्रश्न बतलाता है। इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं एवरी बॉय इज़ इंटेलिजेंट, यानी ये एवरी जो है प्रत्येक होता है, ये बांट कर दिखा रहा है ना ईच बॉय को, कि यह जो है विशेषता बतला रहा है, तो भैया बांट के बतला रहा है ना। तो इस प्रकार से मैं क्या बताऊं आपको, है ना। जैसे एक पजेसी, दिस इज़ हिज पेन, यहाँ पर हिज जो है वो पजेशन अधिकार बतला रहा है, या फिर विशेषता तो अधिकार बतला रहा है। कल तो इसके 10 काइंड्स में लिखूंगा, तब उस समय फिर एक बार मैं इसी को प्रूव कर दूंगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कुल मिलाकर 10%, 10 काइंड्स है, सिर्फ एक काइंड्स है जिसमें ये रंग, रूप, गुण, आकार, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, ये सब आता है। बाकी 9 के 9 में ये चीज़ें नहीं आती है। तो आखिर क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो आ जाइए अब हमारा पीके मंत्रा वाला पढ़िए, चूँकि है ना मैंने कहीं और भी थोड़ा सा इसको देखा था, इसलिए इसको पीके मंत्रा का नाम नहीं दे रहा हूँ। चलिए, एन एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। जी हाँ, यानी कि अर्थात एडजेक्टिव वह वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ जोड़ता है। समझ रहे हैं, कुछ जोड़ता है उसके मीनिंग में। अभी आगे और चलिए, कंक्लूज़न क्या निकला, ज़रा कंक्लूज़न माने निष्कर्ष। हमने जो आपको डेफिनेशन बतलाया उससे क्या कंक्लूज़न निकला, क्या निष्कर्ष निकला,
उससे यह निकला कि वह वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के साथ रहकर, सिर्फ एक काइंड से जो साथ नहीं रहता है ना, उनमें कुछ भी जोड़े या मिलाए वो एडजेक्टिव कहलाता है। कुछ भी संख्या जोड़ सकता है, जैसे आई हैव 5 पेन्स, हाँ वो तो मैंने चर्चा ही नहीं की, 5 पेन्स, यहाँ 5 क्या है, संख्या बतला रहा है कि विशेषता, तो संख्या तो कुछ भी संख्या बतला सकता है, इशारा बतला सकता है, बंटवारा बतला सकता है, अधिकार बता सकता है, प्रश्न कर सकता है, कुछ भी कर हो सकता है ना। ऐसा नहीं है कि वो केवल विशेषता बतलाता है। इसीलिए एक वर्ड आप लोग यहाँ पर गौर करेंगे, है ना, क्या कि ऐड माने जोड़ना, इंजेक्ट माने मिलाना, और IV माने वाला, यानी जोड़ने मिलाने वाला। इंजेक्ट में से खाली आई एन हटा दे, इसमें से एक D हटाते थे, एडजेक्टिव इसी से बना, यानी वह कुछ भी जोड़ सकता है, केवल गुण दोष रंग रूप आकार प्रकार ही नहीं, संख्या, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, संख्या जोड़ सकता है, वह जो है विशेषता जोड़ सकता है, प्रश्न जोड़ सकता है, वह जो है वो इशारा जोड़ सकता है, वो बंटवारा जोड़ सकता है, वह जो है संबंध जोड़ सकता है, बहुत सारा चीज़ जोड़ सकता है। ठीक है, और तो इसीलिए हाँ, इसमें एग्जाम्पल अब आ जाइए, ही इज़ टॉल, तो यहाँ ये टॉल वाला जो होता है, केवल ये जो गुण जो रंग रूप आकार प्रकार, लंबा मोटा पतला छोटा गरीब अमीर, ये जो होता है ये एक ही प्रकार होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वही है, और वही एक खासियत है, हम पढ़ाएंगे भी इसमें, वह अकेले भी आ सकता है, बाकी सब के सब किसी नाउन प्रोनाउन के पहले आएंगे। हम लोग प्रोनाउन में ही पढ़े थे कि इसके बाद यदि नाउन आ जाए तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, तो वही बात है। आई हैव 5 पेन्स, देख रहे हैं यहाँ 5 होगा एडजेक्टिव, यहाँ संख्या बतला रहा है, दिस बुक इज़ हीज, यह किताब उसकी है, यहाँ दिस क्या बतला रहा है, वो इशारा बतला रहा है ना कि हाँ भाई ये किताब है ना, दिस बुक। तो इस प्रकार से चलिए कल हम लोग इसके काइंड्स को पढ़ेंगे, कल से क्लास रेगुलर रखें। चलिए, और आज जो है वो अभी आपके स्क्रीन पर ये समरी है, तो समरी ये बिहार बोर्ड 11 के लिए है। पिछले दिन इसका पोएम जो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, ये मैंने भेज दिया था, वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इसका भी वीडियो ही मैं अभी आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, आएगा ऊपर लिंक में, आई बटन में मिल जाएगा, और इसके बाद मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो भेज दूंगा इसको, तो उसमें से आप लोग इसको पढ़ ले। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, उसमें तो मैं मीनिंग समझाता हूँ। यहाँ बहुत सारे बच्चों को जो है वो दिक्कत होती है इसके प्रोनाउंसिएशन, हालांकि आप लोग देखेंगे इसमें वर्ड मीनिंग कितना सारा है, आप देख लीजिए खुद से, है ना, बहुत सारा वर्ड मीनिंग है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो इसके बाद आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों को मैं जानता हूँ थोड़ा सा उनका प्रोनाउंसिएशन वगैरह में प्रॉब्लम रहता है, तो मीनिंग के साथ प्रोनाउंसिएशन भी मैंने सबका लिख दिया है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। और हाँ, मैं रीडिंग थोड़ा सा करवा देता हूँ यहाँ पर, सिर्फ आप इसको घर पे रीडिंग डालें, जब कोचिंग खुलेगा तो मैं तो 11th क्लास में पूरा रीडिंग करवाता हूँ, 12 में तो टाइम नहीं मिलता है। तो ध्यान से, समरी वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, कहता है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, ये तो पोएम का नाम है, इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। एक ध्यान में रखेंगे हमारे 11th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरा जो भी पोएम का इस तरह समरी रहेगा ना, उसमें 2 लाइन में लिख देता हूँ, क्या एक पोएम का नाम हो जाएगा और इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। फिर दूसरा लाइन यही रहेगा, इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय एन एमिनेंट पोएट, और जो पोएट का नाम है जैसे इनका रविन्द्रनाथ टैगोर है, ये मैं लिख 2 लाइन सब पोएम है, आपको सब सेम रहेगा। मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ कि 2 लाइन बार बार सब पोएम में पढ़ेंगे तो हमारा 2 लाइन तो पक्का याद हो जाएगा। अब कहेंगे सर एग्जाम में टीचर ये देखेगा, कह रहे कुछ यूनिक है, फिर आप में से बहुत लोगों का ये सवाल आता है कि चलिए अच्छा सर मान लीजिए कि सब लोग ऐसा ही लिखेंगे, तो भैया सब लोग कितने लिखेंगे, आप मेरे कोचिंग में डिफरेंट कॉलेजेस के विद्यार्थी हो, अलग अलग हो, कहीं एक जगह शायद ही 2 बच्चों का साथ में पढ़ता है, और पढ़ेगा भी तो ये कोई किताबी भाषा है नहीं, और सिर्फ 2 को ही टीचर को मिलेगा, ऐसे नहीं पूरे क्लास को कि वो चीटिंग मतलब मान ले। तो इसलिए भी जो है, और ये यूनिक है, अरे कुछ अलग लिखा है, किसी बुक्स वगैरह में आपको नहीं मिलेगा, ये मैंने अपने हिसाब से कर रखा है। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ शुरू से, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। It has been composed by an eminent poet Rabindranath Tagore. This poem from Gitanjali is a prayer to God, a prayer to awaken the country from darkness and slavery into a state of ideal freedom. This poem was written before Indian independence. The poet envisions India as a country where the people live without fear and hold their head high. He also says that knowledge should be attained without any restriction. There should be no discrimination based on caste, creed and religion. They should be truthful
they should be away from superstitions that defy logic and reason. He prays God to lead the countrymen and make them reach the heaven of freedom. इस प्रकार से था। वैसे मैं तो बताया ही कि मैं जब खुलता है तो 11 में इसकी रीडिंग कराता हूँ। आप लोग अभी से प्रयास करें, खुलेगा तो मैं रीडिंग तो सब पोएम की करा ही लूँगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपका आज की पढ़ाई अच्छी गई होगी। कैसा लगा हमें कमेंट करके, यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बताएं। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।